चलो आज हम लोग बात करते हैं जो क्या बोलते हैं कि आरसीईपी के बारे में ना, जिसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसेप। ठीक है, आरसेप के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्या है और क्यों इस पर इतना ये चल रहा है, क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो आरसेप, आरसेप यानी रीजनल इकोनॉमिक आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आर से रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब सॉरी व्यापक, उसका मतलब व्यापक, और ये आर्थिक भागीदारी है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी हिंदी में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सुर्खियों में क्यों आया। देखो तुमको पता है ये सब जो आरसेप को छोड़ दिया था भारत ने ना, उसी से संबंधित हो सकता है मेरे को। फिर भारत ने क्या है कि बाहर रहने का इसे निर्णय लिया था। 15 देशों ने इस पे क्या बोलते हैं कि हस्ताक्षर किए थे। देखो आसियान देश जो थे, आसियान +5, जैसे आसियान +3 होता है और आसियान प्लस जो है 6 होता है ना, ये भी होता है। तो उसमें तुम्हारे 3 में जो है कौन कौन सा आता है? चाइना, चाइना आ जाता है, फिर क्या बोलते हैं जापान आ जाता है, और ये दक्षिण कोरिया आ जाता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। जो +6 में जो है, आसियान +6 में तुम्हारा इंडिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, प्लस न्यूजीलैंड आता है। ठीक है, ध्यान, नाई, नाई आता है। ठीक है, नाई, NAI। और उसमें तुम्हारा याद रखना जापान, कोरिया और जापान, दक्षिण कोरिया और चाइना, ये तीनों आ जाता है आसियान के साथ, है ना। तो अभी जो है टोटल पहले कितना था? आसियान +6 थे ना। और आसियान तो जानते हो, आसियान का जो ट्रिक है, आसियान का ट्रिक है, रुक जाओ एक बार। आसियान कुल वो 6 है, जहाँ पे वो 10 देश है ना, उन्हीं वही 10 देश है। देख लो एक बार, कोई मिल जाए तो ना। ये देखो, हाँ यही आसियान है, ये आसियान देश है सारे, सबको पता है कि नहीं? देखो ये आसियान देश हो गया। ठीक है, देखो आसियान देश कौन से हो गया? म्यांमार हो गया, फिर तुम्हारा ये क्या नाम है, थाईलैंड हो गया। म्यांमार थाईलैंड गिनते रहो। ठीक है, 2 हो गया। और वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया का 5 हो गया, और मलेशिया हो गया, फिर सिंगापुर हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। ब्रुनई और फिलीपींस, ये कितना हो गया? 10। ये हो गया तुम्हारा आसियान देश। ठीक है, अब आसियान के साथ ये जुड़ गए थे ना, +3 हो गए। तो ये साउथ कोरिया और जापान और ये सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, +3 में आसियान +3 का बात करेंगे, आसियान +3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जुड़ जाएंगे। आसियान +6 का बात करेंगे तो ये इंडिया, जापान और ये भी जुड़ जाएंगे। इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया, और ये जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी जो है इंडिया जो है आरसेप से हट गया, इसलिए इसको नहीं इन्होंने नेक्स्ट मतलब बताया। ठीक है, देखो हाल ही में क्या हुआ ना कि एशिया प्रशांत के 15 देशों में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, उससे पीछे हो गया भारत। ठीक है, हाल ही में प्रशांत एशिया के 15 देशों में व्यापक जो ये आरसेप जो है उस पर हस्ताक्षर किए। 15 देशों ने तो कर दिया जिनका फोटो दिया हुआ है, जबकि भारत ने इन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय नहीं लिया और बाहर हो गया निर्णय लेने से ना। आरसेप के बारे में चलो देख लेते हैं। आरसेप क्या, देखो आरसेप क्या है वस्तुतः 10 आसियान देश, 10 तो आसियान देश हो गए। ठीक है, प्लस जो है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कुल 15 देशों के मध्य क्या है? हस्तांतरित एक मुक्त व्यापार समझौता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी मुक्त व्यापार समझौता आरसेप जो है, ये ध्यान रखना। ये विश्व का सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2.2 बिलियन लोगों में इसके यहाँ पे जो है ना, ये टोटल जनसंख्या जहाँ पे है 2.2 बिलियन लोग रहते हैं यहाँ पे। विश्व के जो है कम से कम 30% जनसंख्या यहाँ पे रहती है। 30% भाग का ये प्रतिनिधित्व करता है, सोचो। तो विश्व का 30% का अगर कोई करेगा प्रतिनिधित्व तो ये बड़ी बात होगी कि नहीं? अपने में 2.2 बिलियन से अधिक लोग जो है शामिल है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% भाग का नहीं। सोचो, भारत का अगर पूरे देश का 100% GDP है ना, तो 30% तो GDP तो इन्हीं का भी है, इनका भी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आरसेप को पहली बार वर्ष 2011 में 2011 में शामिल 2011 में आसियान देशों के और उनके व्यापार भागीदारों के लिए एकीकृत बाजार, जो भी आसियान देश है और उनके व्यापार भागीदारों, मतलब जो भी व्यापार में भागीदारों हैं, उनको एकीकृत बाजार तय करना। जैसे मान लो जापान, चाइना, वियतनाम, इन सब का भी, तो चाइना भी तो, दक्षिण कोरिया, जापान, इन सब का भी तो व्यापार भागीदार है। तो इन सबको, इंडिया, इन सबको इंक्लूड किया गया कि आसियान के साथ कुछ और देश भी लिखे हो ना जो उनके भागीदार भी हैं। ठीक है, तो उनको भी लाया गया। तो पहली बार 2011 में ये काम हुआ। ठीक है,
ध्यान रखना है ना। और भागीदारों के लिए एक एकीकृत बाजार उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से 19वें आसियान बैठक में प्रस्तावित किया गया। ध्यान रखना, ठीक है। कहीं कहीं 19 में लिखा है, कहीं कहीं पता नहीं कुछ और भी लिखा हुआ। चलो ठीक है, 19वां याद कर लेना। ज्ञातव्य है कि भारत आरसीपी की वार्ताओं में शामिल रहा, लेकिन ये पहले से चले आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका का उल्लेख करते हुए 2019 में इससे बाहर हो गया। अभी भारत 2000 जो है 19 में बाहर हो गया। भारत के लिए इसमें शामिल होने का विकल्प खुला हुआ। देखो ऐसा नहीं है कि अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि उन्होंने विकल्प नहीं खोला रखा है, नहीं अभी भी खुला है ना। एक लिखित माध्यम से अगर इंडिया, जैसे कि भाई इंडिया बोलता है कि मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो उसको एक लिखित कोई चीज़ देना होगा जिसके माध्यम से वो फिर से इंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फिर से जो है उसके रास्ते खुले हैं, अभी रास्ते बंद नहीं हुए। और आसियान देश तो फिर भी हमेशा और जो है कभी ये सब बात नहीं करता ना, पर्टिकुलरली वो इतना बैन नहीं लगाता है, ठीक है। भारत में आरसीपी को खुद को क्यों अलग कर लिया? सबसे बड़ा देखो व्यापार संतुलन जो है ना, क्योंकि जो अब सरकार व्यापार संतुलन कर नहीं पा रहा। आरसीएप के सदस्यों के साथ व्यापार असंतुलन। देखो विगत कुछ 5-6 वर्षों की बात है कि अवधि में जो आरसीएप के जो भी सदस्य है ना, उन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग दोगुना हो गया है ना। मतलब जैसे कि मान लो कि जैसे चाइना हो गया, जैसे जो भी व्यापार आरसीएप के सदस्य, आरसीएप में कौन हो गया वो 16, 15 प्लस इंडिया, ठीक है, 15 प्लस इंडिया। तो इंडिया का बोल रहा है कि इन जो आरसीएप के सदस्य हैं इनके साथ मेरा जो है मतलब घाटा दुगना हो गया। मतलब जैसे मान लो कि जैसे मान लो इंडिया 100 रुपये का जो है निर्यात करता है, ऊपर से आयात जो है क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, आयात मान लो 150 हो जाता है। तो इस तरह से करते करते भारत का मतलब जो आते आते क्या हो गया ना कि मान लो भारत जो आयात तो 100 का कर रहा है, पर उसका निर्यात 2, मतलब जो घाटा जो पहले, अभी घाटा कितना 50 रुपये, अब जो है मान लो कि इंडिया अभी भी मान लो निर्यात 100 कर रहा है, पर जो है आयात 200 हो गया, तो यहाँ घाटा कितना हो गया 100 हो गया। तो ये दुगना हो गया यहाँ घाटा। तो ये बता रहा है कि भारत जो बोल रहा है कि इनके साथ व्यापार करने से मेरे को क्या है ना कि आरसीएप में रहने से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मेरे को जो है ना घाटा मेरा दुगना हो गया, व्यापार घाटा भारत का दुगना हो गया, भारत का व्यापार घाटा दुगना हो गया। जो वर्ष 2014 में 54 बिलियन डॉलर था, 54 बिलियन डॉलर था, ठीक है, से बढ़कर 2018-19 में सोचो 2014 में 54 है ना, बोलते हैं ना 14 के चौपट कर दिए, 14 तो चौपट, ऐसे 14 से 54, 2014 में 54 था, है ना। और ये तुम्हारा सोचो कि 2018-19 में कितना हो गया, एक सीधा ही सोचो 5-6 साल में तुम्हारा दुगना हो गया, बिलियन डॉलर, 105 बिलियन, जिनमें से केवल चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा इतना है, सोचो 53 बिलियन डॉलर चीन के साथ है। सोचो इतना घाटा तो चीन के से है। मतलब अगर हम लोग मान लो 100 बिलियन डॉलर का सामान भेज रहे हैं ना, 100 बिलियन डॉलर का, तो वो 153 का भेज रहा है बाबू, समझा। मतलब 53 बिलियन डॉलर वो हम लोग से ज़्यादा पैसा सामान भेज रहा है। तो इतना मतलब जो है व्यापार घाटा कैसे कोई सहन करेगा देश से? 53 बिलियन मजाक समझ रखा है क्या, है कि नहीं? फिर भू राजनीतिक विचार। भारत आरसीएप के अंतर्गत उल्लेखित खंड में मोस्ट फेवरेट नेशन बाध्यता को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि भारत विशेष रूप से उन देशों का यह दर्जा प्रदान नहीं करना चाहता था जिसके साथ सीमा विवाद है ना। हाँ ये बात हो सकता है कि देखो ये क्या था ना कि भू वैचारिक विचार, जैसे कि आरसीएप के अंतर्गत उल्लेखित निवेश खंड से मोस्ट फेवरेट नेशन जो है बाध्यता को समाप्त करना चाहता है ना, क्योंकि भारत विशेष रूप से उन देशों को यह दर्जा नहीं प्रदान करना चाहता है जिनके साथ उनके विवाद संबंध है, जैसे चीन के साथ। अब चीन को मोस्ट फेवरेट नेशन मिल जाएगा तो भाई इंडिया तो बोलेगा इतने तो हरामी साला, मेरे साथ इसकी लड़ाई है, इसको मैं मोस्ट फेवरेट नेशन नहीं बोलूँगा, है कि नहीं। सुरक्षा संबंधी विचार। आरसीएप के तहत घनिष्ठ और आर्थिक संबंध चीन के आर्थिक और राजनीतिक दबाव के प्रति क्षेत्र के देशों को और अधिक सुभेद बना सकते हैं। साथ ही यह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है। मतलब जो है अभी मतलब भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है, सुरक्षा संबंधित जो भी है वो हो सकता है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। और क्या क्या मैटर है, देखो सब मैटर देखेंगे, टेंशन क्या लेना। घरेलू उद्योगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव। हाँ ये बात है, ये बहुत मस्त है, ये जो घरेलू उद्योग जो है ना इस कारण पे ला जाएंगे, है ना। नहीं तो अगर ये इसको हटता नहीं तो भारत शायद बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता।
घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव। देखो उत्पत्ति के नियमों यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो किसी उत्पाद के आधार पर, ये पता है रूल्स ऑफ ओरिजिन पता ना, कि जहाँ से वो उत्पाद वहाँ से होना चाहिए, बस ये है, ठीक है। इस रूल को सख्त बनाते हुए जब आयात एक निश्चित सीमा को पार हो जाए तो प्रशुल्क लगाने के लिए एक ऑटो सक्रिय तंत्र की स्थापना संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था, है ना। मतलब ये देखो सिंपल बात है, डंपिंग जो है ना होता है ना, कभी कभी जो है सर कोई दूसरे देश में तुम्हारा, जैसे मान लो ने बोला कि हम तुम्हारा 100 बिलियन डॉलर तक के हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, अब इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई सामान आएगा तो उस पर हम लोग शुल्क लगाएंगे, तो वो लोग इस पर सहमति नहीं दर्ज किए था ना, बोले कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो फिर उनको मज़ा नहीं आया सर भारत को, है ना। उपयुक्त व्यवस्था के अभाव में भारत आवश्यकता पड़ने पर टैरिफ को बढ़ाने में असक्षम हो जाता है, सही बात है, वो नहीं फिर उसको नहीं बढ़ाने मिलता है। इसके अतिरिक्त मजबूत सुरक्षा उपायों की कमी और उत्पत्ति के नियमों का उल्लंघन तो करता ही करता है। उत्पादों को मार्ग बदलकर उन्हें कम प्रशुल्क वाले देशों से भारत में भेजे जाने से भारतीय बाजारों में विदेशी उत्पादों की डंपिंग को बढ़ावा मिलता है, सही बात। ये सब पता है ना कि भाई जैसे मान लो ये इंडिया, ठीक है, जैसे देखो है ना, देखो इसमें क्या है ना कि जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, इसी सिंपल एग्जांपल समझते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो चाइना से बोल दिया कि भाई तुम जो 100 बिलियन का ही मान लो, पहले ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि इस मतलब जो आर शेप में पहले अगर ऐसा होता तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो बोलिए 100 बिलियन जो है डॉलर का ही आप कर सकते हो, तो उसने 100 बिलियन डॉलर तो भेज दिया। अब जो है क्या करता था कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे म्यांमार या किसी देश के पास उसने भेज दिया, ठीक है, फिर म्यांमार से क्या था कि भाई अब रूल ऑफ ओरिजिन का तो माबेन इन्होंने कर दिया, इसे कोई पता नहीं चलता, फिर यहाँ पे इसने मान लो कोई सामान भेजा और इसने जो है थोड़ा बहुत करके फिर यहाँ पे भेज दिया, तो ये जो है क्योंकि अब इसको तो है ना प्रशुल्क दरों में छूट मिली हुई है वियतनाम को या कोई भी है ना, कोई भी देश दूसरे देश, तो उसको जो है ना यहाँ पे अब जो अगर ये इसके बाद में यहाँ भेजता तो मान लो 100 बिलियन डॉलर पे कोई भी चीज़ मान लो 10 रुपये किया तो उस पर तो 5 रुपये टैक्स लगा 15 कर देता। अब यहाँ से 10 रुपये किया, यहाँ इसको ये 11 में भेजेगा तो यहाँ छूट मिलेगी, तो यहाँ कम से कम 12-13 तक होगी, है ना, तो इसे छूट हो जाता। तो इस तरह से जो है ना वो क्या करता है कि मतलब नुकसान पहुंचाता है, इस तरह से चाइना या कोई और देश जो है वो दूसरे रूट से भेज देता है सामान, है ना, ये सबसे बुरी बात है, ठीक है ना, ये वाला सबसे बुरा बात है, ठीक है। तो मार्ग बदल कर उन्हें कम जो प्रशुल्क दर वाले देश है उसमें भेज देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि उनको, और ये क्या होता है ना कि ये विदेशी उत्पादों की डंपिंग हो गई इनडायरेक्टली हमारे देशों में, है ना, इससे डंपिंग को बढ़ावा मिलता है, जिससे घरेलू उत्पाद जो उद्योग होते हैं उनका विकास खत्म हो जाता है। भाई सिंपल बात है, इतनी सस्ती चीज़ अब पहले से मिलेगी तो लोग वो क्यों खरीदेंगे, घर वाली चीज़ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये तो बेचारा छोटे लेवल पर उद्योग पर बनाते हैं तो इनको इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है ना। इससे घरेलू उद्योगों का विकास प्रभावित हो सकता है क्योंकि ये उत्पाद सब्सिडीकृत होते हैं, क्योंकि ये जो उत्पाद बनाते हैं ये सब सब्सिडीकृत रहते हैं, इसलिए सस्ते हो जाते हैं, और ये तुम्हारा हम लोग सब्सिडी नहीं देते हैं ऊपर से, तो जो है थोड़ा महंगा हो जाते हैं, इसलिए दिक्कत है। उचित उत्पादन वाले देशों में लाए जाते हैं, ठीक है। सेवा घटक का अभाव, देखो इसमें क्या है कि अधिकांश उन्नत आरसीपी देश जहां भारत सेवाओं का निर्यात कर सकता है वे उन संबंधी व्यापक विषयों पर वार्ता करने के लिए अनुच्छिक है। सोचो मतलब जहां भारत निर्यात करता है उसमें वो बात नहीं करते, जैसे मान लो बोले भारत जो है, भारत मान लो भारत बोल दिया कॉन्डम जो है हम लोग बेचना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग सेक्स करते ही नहीं है हम लोग सेक्स ही नहीं करते, तो ये बोला ये कोई मतलब हुआ भाई, हम लोग जो कॉन्डम बेचना चाहते हैं तुम लोग कॉन्डम, मतलब ये जस्ट ए जॉक है, इट्स फॉर जॉक नॉट फॉर लर्न है कि बस ऐसे बता रहे हैं कि भाई उनको जो इच्छा भारत की जिस चीज़ निर्यात में इच्छा है वो उस पर बात नहीं करते, जो इस क्षेत्र में सेवाओं में व्यापार के लिए एक बाजार को उपलब्ध करा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा, बोले भारत बोले जो हम निर्यात करने की बात करते हैं तुम लोग साले कुछ और बकचोदी करने लग जाते हो, तो फिर हटाओ बोले कैसे ऐसे कराओ अपने। देखो ये ट्रेड बैलेंस दिया हुआ है ना इंडिया का बाकी सब देशों मेंबरों के साथ, जैसे है ना आरसीपी मेंबर आसियान, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2018 में इसका देखो माइनस में इतना, आसियान के साथ इसका -21 है, चाइना के साथ देखो -53 बिलियन डॉलर, बाप रे बाप, बोला सही बोला था साला, आसियान के साथ तो $21 है, चलो 21 बिलियन डॉलर है, 21 बिलियन डॉलर है। चाइना के साथ देखो साला, चाइना कितना डंपिंग कर रहा है, चंपा चाइना माथर चौध एक नंबर का साला 53, सोचो सबको खाए हुए खड़ा है, समझे, सबके साथ घाटा ही है भारत का, साउथ कोरिया के साथ भी घाटा है, जापान के साथ भी घाटा है, यहाँ पे भी घाटा है, यहाँ पे भी घाटा है, घाटा 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 हर जगह घाटा है, मतलब देख ही लो भले किसी के साथ भाई, तो भारत का फायदा है तो
किसी के साथ नहीं है, सबके साथ व्यापार घटा है भारत का, सबके साथ, मतलब आसियान देश के साथ व्यापार घटा है, चाइना के साथ व्यापार घटा है, साउथ कोरिया के साथ व्यापार घटा है, जापान के साथ व्यापार घटा है, न्यूजीलैंड के साथ व्यापार घटा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घटा है। अब जैसे सबसे बोलेंगे सबसे ज़्यादा किसके साथ व्यापार घटा है, तो सबसे ज़्यादा चाइना के साथ, साला हरामी है, सबसे ज़्यादा डंपिंग करता है। फिर जो है सबसे बड़ा ग्रुप यही है, तो आसियान 10 देशों का है, तो 10 देशों में आसियान का है ना, 10 देश है। फिर साउथ कोरिया, सोचो साउथ कोरिया से हम लोग का तीसरे नंबर पर है व्यापार घटा। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया से सोचो हम लोग कम से कम -9 बिलियन डॉलर हम लोग। जापान से फिर देखो, फिर न्यूजीलैंड से बहुत कम है, मतलब न्यूजीलैंड से तो मतलब बहुत कम है, मतलब क्या बोलूँ, हाँ कम है, इन सब के अपेक्षा में देखा गया तो बहुत कम। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये सब फैक्ट एंड फिगर इकट्ठा किए गए, एकदम सत्यापित फैक्ट एंड फिगर्स है। ठीक है, सेवक घटक का अभाव, ये तो हम बता दिए थे ना, अनिच्छुक है वो लोग बात करने पे, जिस पे हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, फिर स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव, जैसे एक बार बताया था कि जो स्थानीय उद्योग, जैसे कि मान लो कि क्या है ना कि इंडिया में तो छोटे छोटे लेवल पर, जैसे मान लो कि पशुपालन है ना, यहाँ पे एक एक दो दो पशु लोग रखते हैं और क्या करते हैं कि भाई दूध बेचते हैं, तो उससे उनको उसी से उनका जीवन आजीविका चलती है ना, आजीविका। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कहीं और देश है, वहाँ पे क्या ना बड़े बड़े फार्म है, वहाँ पे 200 500 300 600 इस जानवर है, तो वो जो है यहाँ पे मान लो 40 रुपये लीटर दूध मिल रहा है ना, अगर वहां से आने लग जाएगा दूध, तो वही दूध जो है 30 रुपये लीटर मिलने लग जाएगा। तो लोग जो है 30 रुपये वाला लेंगे, 40 रुपये वाला, लोग 30 वाला लेंगे, तो वो 40 वाला क्या खाएगा, 40 वाले कोई दूध नहीं बिकेगा, उसका मरा जाएगा बेचारे का। तो जो देश में हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभावों को रोकने के लिए ये सरकार कर रही है। ठीक है, ये स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव, जैसे डेयरी, कृषि, इस्पात, प्लास्टिक, तांबा, एल्यूमिनियम, मशीनरी, कागज, ऑटोमोबाइल, रसायन, अन्य सहित कई क्षेत्रों में जो आरसीपी पर यह कहते हुए गंभीर आशंका व्यक्त की गई है कि सस्ती विदेशी वस्तुओं का प्रभुत्व इन क्षेत्रीय व्यवसायों को निरुत्साहित कर सकता है, मतलब इनके गांड मार सकता है, समझा। इन जितने भी जो है क्या व्यवसाय जो है इनकी ऐसी तेजी कर देगा, अगर हम लोग विदेशी वस्तुओं का ज़्यादा निर्यात करने लगेंगे, है ना। तो इसलिए आक्षेप से हटना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया भारत के लिए। और भारत के व्यापार संतुलन को पहले से मुक्त व्यापार का प्रभाव आशाजनक नहीं रहा, मतलब पहले भी जितने भी एफटीए किए हैं उसमें भारत अपनी मरवाई है। ठीक है, भारत ने अपनी मरवाई है, इसलिए जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत को जो है ना कि क्या बोलते हैं कि है ना, भारत का मतलब खराबी हुआ है एक तरह से बोलोगे तो, है ना, भारत को लेके जो है खराबी हुआ, नहीं होना करना चाहिए। मौजूदा एफटीए में अन्य प्रावधान ऐसे हैं जो कई अन्य एफटीए पर हस्ताक्षर के दायरे से सीमित हैं और इनमें उल्लेख सम्मिलित है। देखो क्या क्या है, जैसे बताया कि सामान्य तौर पर एफटीए पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को आयात शुल्कों में उल्लेखनीय रूप से कटौती करने की आवश्यकता हुई है ना। आयात शुल्क जो है करने में उससे क्या होता है, आयात शुल्क में कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि अधिकांश भागीदारी देशों में पहले से आयात शुल्क कम है। इससे केवल व्यापार विपथन, यानी जो है गैर एफटीए देशों और एफटीए देशों की ओर व्यापार का विपथन को बढ़ावा मिला, जो एफटीए पहले है नहीं, और इससे व्यापार के निर्यात में कदाचित भी कभी वृद्धि हुई है, बोल रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को अपने एफटीए भागीदारों को किए जाने वाला निर्यात विश्व के शेष देशों को किए जाने वाले निर्यात से बेहतर नहीं है, मतलब बाकी सब जगह आप निर्यात कर रहे हो, उसी जगह एफटीए वाला कर रहे हो तो तुम अपनी मरवा रहे हो, इस तरह से ना। इससे सामान्य निर्यात की तुलना में आयात को अधिक बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, सामान्य जो निर्यात की तुलना में आयात को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हमारा देश ज़्यादा आयात कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है, हमारा देश का मरा रहा है बेचारा। यही कारण है कि दक्षिण कोरिया, जापान, आसियान एफटीए भागीदारों के साथ उच्च व्यापार घाटे की स्थिति उत्पन्न हुई है। सबके साथ व्यापार घाटा है, सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है, फिर आसियान देश के साथ है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ठीक है, अन्य कारणों में सम्मिलित देखो, बाजार पहुंच तथा गैर प्रशुल्क बाधाओं पर विश्वसनीय आश्वासनों का अभाव। देखो क्या है ना कि बाजार पहुंच और गैर प्रशुल्क बाधाओं पर विश्वसनीय आश्वासनों का अभाव। ठीक है, वस्तुओं के संबंध में प्रशुल्क संरचना पर चीन के साथ मतभेद, है ना। जो वस्तुओं के संबंध में प्रशुल्क जो टैरिफ होता है, टैरिफ उससे संबंधित जो है चीन के साथ मतभेद है। भारत के पहले से ही आसियान, कोरिया और इन सब के साथ द्विपक्षीय एफटीए है
और न्यूजीलैंड इन सब के साथ भी वार्ता जारी है। मतलब पहले से ये द्विपक्षीय संधियां कर चुके हैं, तो इनको जरूरत नहीं है उनके साथ ऐसे करा, मतलब वही सेटिंग पहले ही कर चुके हैं द्विपक्षीय के तौर पर, है ना। तो फिर जरूरत नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ भी बात जारी है, सेटिंग कर लेंगे धीरे धीरे। ई कॉमर्स में खंड कुछ ऐसे उपबंध हैं जो भारत में डेटा स्थानीयकरण मानदंडों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। फिर आरसीपी में शामिल नहीं होने के संभावित निरर्थक संरक्षणवादी छवि। संरक्षणवादी मतलब ये बोल रहा है कि अब नहीं हो, शामिल नहीं हुआ तो इसे क्या प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं। संरक्षणवादी छवि सामने पत्ते चल रही है ना इससे भारत की, कि भाई जो भारत जो है आरसीपी में शामिल क्यों नहीं हो रहा है। सब तो यही लोग बोल रहे हैं भैया ना कोई शामिल क्यों नहीं हो रहा है, तो इसे संरक्षणवादी छवि का पता चलता है। कैसे, देखो ऐसे भारत आरसीपी में भारत के बाहर होने के साथ ही उन अन्य हालिया उपायों को अपनाए जाने से आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भरता का प्राप्ति कर सहायता मिलेगी। सही बात है, लेकिन उठाए गए इन कदमों के साथ ही संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश जो स्थानीय सामग्री को प्राथमिकता देते हैं आदि व्यापार नीति के संदर्भ में भारत के संरक्षणवादी युद्ध को संदर्भित करते हैं। मतलब हाँ सही बात है ये बात तो, कि उसके संरक्षणवादी जो है छवि को बताते हैं ना। भारत के निर्यात क्षेत्र पर प्रभाव है ना। आरसीपी की परिकल्पना मुख्यतः एशियाई आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, निवेश बढ़ाने और मतलब वही है जो एशियाई जो क्षेत्र है वहाँ की जो श्रृंखला आपूर्ति है उनको बढ़िया करना है ना, निवेश को बढ़ाना, ये सब जो है काम करना, और वैश्विक जो है बाजारों में सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए की गई है ना। इनका जो मतलब सही बात है, आरसीएफ का भी तो जो निर्माण है बहुत अच्छे उद्देश्यों को लेकर किया गया, लेकिन हालांकि हाँ एफटीओ के मामले में जो है ना सर भारत की जो है वो स्थिति हमेशा बुरी रही है। एफटीओ का चाहे किसी के साथ हो ना, एफटीए का इतिहास भारत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए भारत इंक्लूड इसमें नहीं होना चाहता है। ठीक है, इससे अलगाव जो है भारतीय निवेश को हानि देगा भाई। जो ज़्यादा निवेश नहीं कर पाएगा ना, प्रतिस्पर्धा में कमी वस्तुतः निर्यात और संवर्धी के संदर्भ में भारत के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। सही बात है, ये बात तो एकदम सही है। कोविड-19 के पश्चात विश्व में बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के अवसरों की क्षति हो जाएगी, क्योंकि आरसीपी से हट गया। भारत चाहता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ अच्छा करें और वैश्विक स्तर पर छवि निर्माण करें, तो इससे थोड़ा पीछे हट सकता है भारत। आरसीपी से उम्मीद की जा रही थी कि यह सदस्य देशों के क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान कर महामारी के कारण उत्पन्न तबाही से उबरने में सहायता प्रदान करेगा। अब हट गया है तो फिर बोल रहे डाउट लग रहा है लोगों को कि भारत क्या करेगा, है कि नहीं। ठीक है, आरसीपी के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव। आरसीपी के साथ जो है द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव जो है ना, आरसीपी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सब से जो द्विपक्षीय समझौते हैं वो भी बिगड़ेंगे। बोलेगा तो आपको तो आरसीएफ में बुलाया था, है ना, होता ना भाई। जैसे मान लो सिंपल है, किसी का शादी हो रहा है, मतलब पूरा शादी में सब परिवार के लोग हैं ना, मामा चाचा सब है, पर जो फूफा जी नहीं आए हैं ना, फूफा जी जो अलग बैठे हैं, तो फिर जब मामा का या चाचा का कहीं पर कोई घर में फंक्शन होगा या उन्हीं के घर बाद में मान लो फंक्शन हुआ, फिर उन्हीं के घर वो जाएंगे तो बोलेंगे ना कि आप शादी में क्यों नहीं आए थे, अरे आपको शादी में आना चाहिए था, बहुत मजा आया। होता है ना कि बोला क्या बनता नहीं है यार, यहाँ पे लड़ाई हो जाता है इस तरह, तो बोला आना चाहिए था, आपको अच्छा नहीं लगता है कोई नहीं आता, तो इस टाइप में तो है द्विसंबंधी पक्ष जो है वो भी थोड़े से उसमें बोलते हैं कि अरे क्या अपना बहाने बना रहे। तो इस तरह से क्या होता है ना कि द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसी चिंताएं जताई जा रही है कि इस निर्णय से आरसीपी के सदस्य देशों से साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार बाधित हो सकता है, क्योंकि सही बात है, क्योंकि ये देश इस समूह के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिक केंद्रित होंगे। बोले कि अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे कि आपको वहां पे आने चाहिए था, आपको वहां पे बात तो कर रहे थे हम लोग की एफटीए को लेकर, फिर यहाँ पे आप अलग से बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने समन्वित प्रयासों के संदर्भ में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध को प्रभावित कर सकता है ना। जापान और भारत ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ अच्छा संबंध, ठीक है, तो जापान बोलेगा कि आपको वहाँ आना चाहिए था, आप जो उधर संबंध में आए नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा कि अरे आपको आना चाहिए था भारत, है कि नहीं। उपभोक्ताओं को नुकसान, जैसे ना कुछ उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक महंगे हो सकते हैं, विशेष तौर पर जब हाँ सही बात है वैश्विक व्यापार निवेश, भाई कोई चीज़ हम लोग उत्पादित करते हैं तो उसे क्या ना बहुत महंगी हो जाती है, वही दूसरी चीज़ों के लिए वही वो सस्ती कहीं और जगह पर से मंगवाते हैं तो वो थोड़ी और सस्ती पड़ती है, तो इस चीज़ से उपभोक्ता को नुकसान हो सकता है। कुछ उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक महंगे हो सकते हैं, विशेष रूप से जब वैश्विक व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए कोविड-19 के कारण अभूतपूर्व चुनौतियां उत्पन्न हो गई है ना। कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में बोल रहा है आगे की राह क्या, आगे की राह जो है खुला तो है, देखो रास्ता, जब भारत को लगेगा कि उसका व्यापार संतुलन कम हो गया है
और व्यापार संतुलन को फिर से मेंटेन कर लेगा, या फिर ऐसे रास्ते अपना लेगा जिससे, और या फिर कुछ मतलब ऐसे द्विपक्षीय समझौते भी मजबूत कर सकता है भारत, है ना। आरसीईपी हस्ताक्षर करने के प्रभावों को लागतों पर विचार करना, मतलब सोचे कि लाभ क्या है लागत क्या है ना। हम लोग लाभ हानि देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे मान लो इतने सालों से कर रहे हैं तो अगर नफा नहीं हो रहा है तो फिर पीछे हटना ज़्यादा सही है। भविष्य में आरसीईपी पर हस्ताक्षर करने या ना करने के संदर्भ में भावी चर्चाओं पर भारत के व्यापार संतुलन संबंधी और इसके उद्योग निर्यातों आयातों की स्थिति भारतीय भागीदारी की तुलना में कैसी है, इन सब का हम लोग ध्यान करना चाहिए। भाई आयात निर्यात के कारण हम लोग की स्थिति कैसी हो रही है, मतलब इन सब के साथ। तो अगर हम लोग इसके बेहतर ढंग से अगर चर्चा करेंगे और इसकी पूरी व्याख्या करेंगे तो मैं भी हम लोग को एक शॉर्ट सर्किट रास्ता जरूर मिलेगा, है कि नहीं। भारत के निर्यात क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना, ठीक है। भारत के निर्यात को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात को वैश्विक रूप मतलब हमें पूरे विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तो करना चाहिए ताकि हमारा सामान ज़्यादा मिले, इन कंपेयर टू हमारा सामान ज़्यादा सस्ता हो। तब ज़्यादा सस्ता होगा तो बाहर दूसरे देशों में ज़्यादा बिकेगा और हम लोग को दूसरे देशों से कम खरीदना पड़ेगा। तो ये भी इससे हमारा देश जो है वो फैक्ट्रियाँ, हमारे देश के लोग जो है ग्रो करेंगे। और हमें हर चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर करना चाहिए ना, लिटिल बिट करने की जगह। और संरचना में निवेश के माध्यम से व्यापार की लागत को कम करना, यही तो बोल रहे थे भाई, व्यापार में लागत है या चीज़ें सस्ती होगी तो और ज़्यादा बिकेगी। तो व्यापार में लागत को कम करना और व्यापार परिवेश में सुधार करना और भारत की निर्यात संभावनाओं को बेहतर तरीके से, और कई निर्यात जो है अभी तो जैसे एग्रीकल्चर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वैसी स्कीमों को सरकार को और वैसी अवसंरचनाओं का निर्माण करना चाहिए ना। उन देशों के साथ द्विपक्षीय एफटीए के वार्ता पर ध्यान केंद्रित करना जहां व्यापार पूरकता एवं वरीयता मार्जिन उच्च है ना। जहाँ वरीयता मार्जिन उच्च है, जैसे भारत को कोई देश है जहाँ वरीयता बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, तो भारत को वहाँ जाना चाहिए और उससे जो है द्विपक्षीय समझौते करने चाहिए। अर्थात जिनके साथ भारत के व्यापार संतुलन दोनों पक्षों में हित है, मतलब जैसे कि यूरोपीय संघ और अमेरिका जो है इसके साथ बहुत अच्छे हैं, तो इनके साथ भी सेटिंग करके रखना चाहिए क्या, कि भाई उधर से रास्ता कट हो जाए तो इधर से रास्ता कटना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो 17 आसियान भारत शिखर सम्मेलन पे आएगा आसियान को लेके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।